लेक्चर नंबर 7। पेज, आप फिजिकल में एनरोल्ड हैं हाइब्रिड में? आप जो जा रही हैं फिजिकल में एनरोल्ड हैं हाइब्रिड में? अच्छा सर, मेरे की क्लास में एनरोल्ड है। ओके अच्छा, तो ये क्या इसका बैग पड़ा हुआ था तो क्यों रखा था इधर तुम लोगों ने? अच्छा चलो बैठो। अच्छा मोहतरम, ये पेज निकालें, पेज नंबर 222। इन रात का फर्स्ट डे है, वो भी जरा अटेंटिवली बातों को समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, थोड़ा सा उधर होकर बैठना ताकि फिर बाद में आप लोगों को बार बार उठना पड़ेगा। व्हाट इज एन एसेट? समरी थोड़ी सी देख लें स्टैंडर्ड की, फिर कल वाले होमवर्क की डिस्कशन शुरू करते हैं। एसेट एक रिसोर्स है जो एंटिटी कंट्रोल कर रही हो एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। कोई भी चीज है उसमें पास्ट इवेंट होता है उसका खरीदना या खुद बनाना, यहां से पता चलता है ये एसेट आप कंट्रोल कर रहे हैं। दैट इज पेज नंबर 222। अच्छा, एसेट से फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे आएगा? दो तरीके से, या सेल बढ़ के या खर्चे कम होके। दो तरीके से एसेट से बेनिफिट आएगा फ्यूचर में, या वो सेल बढ़ाएगा या खर्चे कम करेगा। जैसे कोई सिक्योरिटी गेट आपने लगा दिया तो वहां से सिक्योरिटी गार्ड को हटा के वो खुद ही जो है वो चेक करे कि कौन सा एम्प्लॉय एंटर हो रहा है और एग्जिट हो रहा है। अगला सवाल क्या, इसी चलवाने अंदर। व्हाट इज एन इंटेंजिबल? इंटेंजिबल वो है जिनमें तीन कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाएं। नंबर 1, आइडेंटिफिएबल हो यानी शनाख्त हो सकती हो। उसके दो तरीके हैं, या एंटिटी से सेपरेट हो सकता हो या लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट हो, और मनी ना हो और फिजिकल हैसियत उसकी ना हो। वैसे कल या परसों से हम शायद नया टॉपिक शुरू कर दें, तो जो हजरात लेट आए फिर ये पिछले वाला कवर कीजिएगा यूट्यूब से। रिकॉग्निशन, रिकॉर्ड करने के लिए दो क्राइटेरिया हैं। ये क्राइटेरिया आपने IAS 16 में भी पढ़े होंगे। फिक्स्ड एसेट को भी रिकॉर्ड करने के लिए यही दो क्राइटेरिया थे। प्रोबेबल डेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। इधर उधर ना देखे ना, ये इधर क्लास इधर हो रही है। मेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट किस पे होनी है? चीजों की कॉस्ट पे। इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे होनी है, ये काफी दिनों से यही बात करें। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में दो मॉडल्स अवेलेबल हैं, या तो आप कॉस्ट मॉडल पे चीजों को रख लें या रिवैल्यूएशन मॉडल में। फेयर वैल्यू मॉडल का लफ्ज यूज नहीं करना बिकॉज दैट इज यूज्ड इन IAS 40। तो यहां रिवैल्यूएशन मॉडल है, क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल में डेप्रिसिएशन नहीं होती और रिवैल्यूएशन मॉडल में डेप्रिसिएशन होती है। रीवैल्यू तब किया जाएगा जिस वक्त इसकी एक्टिव मार्केट अवेलेबल है। एक्टिव मार्केट क्या होती है? जहां पे इंटेंजिबल बिक रहा हो। एक्टिव मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां इंटेंजिबल बिक रहा हो। इंटेंजिबल्स की एक्टिव मार्केट्स बहुत रेयर हैं। फिशिंग लाइसेंस की कोई एक्टिव मार्केट नहीं मिलेगी आपको। क्या बाजार में चले जाएं और अपना फिशिंग लाइसेंस है वो लोगों को बेचें और लोग हम इतने का खरीदते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर की शायद आपको एक्टिव मार्केट मिल जाएगी जहां पे सॉफ्टवेयर खरीद सकते हैं। तो कुछ इंटेंजिबल्स बाय डिफॉल्ट ऐसे हैं जिनकी मार्केट अवेलेबल नहीं है। क्या कोई ऐसी मार्केट है जहां फॉर्मूले खरीदे बेचे जाते हो? नहीं, किसी मार्केट में फॉर्मूले खरीदे बेचे नहीं जाते। हाँ, कोई एक बंदा दूसरे से फॉर्मूला खरीद ले ये और बात है, लेकिन कोई पूरी मार्केट हो जहां फॉर्मूले खरीदे बेचे जाते हो तो ऐसी मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती। पुरानी किताब वालों से मेरी दरखास्त है, खुदा के लिए नई किताब ले लें। क्वेश्चन 18 भी होमवर्क वाला इन्होंने किताब के अंदर नहीं था और पता नहीं इन्होंने क्या किया होगा। इस तरह छोटी छोटी चीजें आनी है, किताब की सुस्ती करेंगे आप लोग। ऑनली बी रीवैल्यूड एक्टिव मार्केट इज अवेलेबल। तो ये बहुत बड़ी बात है जो IAS 16 और IAS 38 में डिफरेंस है। IAS 16 ये कहता था कि इंटेंजिबल को आप रीवैल्यू कर लो, उसमें एक्टिव मार्केट की कोई शर्त नहीं है। इधर एक्टिव मार्केट, पिछली रो में बैठे, पिछली रो में चले, ठीक है अगर है जगह तो। ओके, ओनली टाइम पे करें। इफ नो एक्टिव मार्केट, अगर एक्टिव मार्केट ना हो, अगर एक्टिव मार्केट ना हो और वैल्यूअर कोई वैल्यू साइन कर दे तो फिर ऐसी सूरत में हम रीवैल्यू नहीं करेंगे। तो आपके पास एक इंटेंजिबल है और वो बाजार में बिक नहीं सकता, लेकिन कोई वैल्यूअर आके कहता है कि मेरे ख्याल से ये इतने का आप बेचो, तो किसी बंदे को बेच सकते हो। इस लाइन को आपने पेपर में इग्नोर करना है और इस एसेट को रीवैल्यू नहीं करना। ऐसी कोई बातें IAS 16 में नहीं थी, लेकिन IAS 38 में इंटेंजिबल्स बाय डिफॉल्ट अजीब किस्म के एसेट्स हैं जिनकी मार्केट अवेलेबल नहीं होती। नंबर 3, इफ देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर, फिर तो जाहिर सी बात है वी विल नॉट रीवैल्यू। अगर आप किसी चीज को बेच ही नहीं सकते तो फिर मार्केट वैल्यू लगवाने का क्या फायदा? हो सकता है जो आपने इंटेंजिबल खरीदा हो तो अगले ने मना किया हो कि आप इसको आगे बेच नहीं सकते। इफ देयर वाज एक्टिव मार्केट, अगर पुराने जमाने में किसी इंटेंजिबल की एक्टिव मार्केट थी, 2010 से लेकर 2020 तक उसकी एक्टिव मार्केट थी, बट नाउ 2021 में उसकी एक्टिव मार्केट खत्म हो गई, तो वी विल कीप इट एट लेटेस्ट मार्केट वैल्यू। हम इसको लेटेस्ट मार्केट वैल्यू पर रखेंगे, यानी लास्ट टाइम जो 2020 में मार्केट वैल्यू थी उसी पे किताबों में रखेंगे और उसमें से डिडक्शन माइनस करते रहेंगे। अमोर्टाइजेशन की डिस्कशन आपको पता है। परचेज गुडविल, एक ऐसा एसेट जो डेवलपमेंट के अंदर हो और एक ऐसा इंटेंजिबल जिसकी लाइफ आपको मालूम ना हो। इन तीनों एसेट्स को आपने अमोर्टाइज नहीं करना और हर साल किससे गुजारना है?
इंपेयरमेंट टेस्ट से। और इसके अलावा जो एसेट्स हैं अदर इंटेंजिबल्स, अदर का क्या मतलब, इन तीन के अलावा, उनको आपने अमोर्टाइज करना है शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ और यूजफुल लाइफ। लीगल लाइफ में आपने इंक्लूड करनी है रिन्यूअल सिर्फ तब जब रिन्यूअल हो मिनिमल कॉस्ट पे। इंपेयरमेंट टेस्ट इज परफॉर्म्ड इफ एनी इंडिकेशन। दो चीजें इंटेंजिबल्स की कॉस्ट में कभी नहीं डालनी। नंबर वन, अच्छा ये इधर उधर आप चेहरा हुआ ना तो माजरत मैं फिर खड़े कर दूंगा आप लोगों को, इधर क्लास हो रही है बस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कभी भी आपने इंटेंजिबल की कॉस्ट में नहीं डालना। स्टाफ ट्रेनिंग कभी भी आपने इंटेंजिबल की कॉस्ट में नहीं डालना। द रीजन इस दोनों पे हमारा क्या नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता। रेजिडुअल वैल्यू की डिस्कशन है, ये मैंने आपसे जबानी की थी एक दिन, और जो होमवर्क का सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट ए, उसके अंदर भी ये बात हुई थी, लेकिन क्लास के अंदर सिर्फ एक दफा डिस्कस हुई थी तो शायद आपको भूली हो। अभी मैं वो सवाल भी आके पढ़ूंगा। रेजिडुअल वैल्यू और रीवैल्यूएशन मॉडल, इन दोनों के अंदर एक थोड़ा बारीक सा फर्क है। रेजिडुअल वैल्यू थोड़ी ओपन माइंडेड है और रीवैल्यूएशन मॉडल थोड़ा नैरो माइंडेड है। रेजिडुअल वैल्यू क्या कहती है, रेजिडुअल वैल्यू के इसको मकसद क्या, रेजिडुअल वैल्यू का कॉस्ट में से माइनस करनी होती है ना डिडक्शन निकालते हुए। रेजिडुअल वैल्यू को आप तब कंसीडर करेंगे या एक्टिव मार्केट अवेलेबल हो जहां वो बिकता हो, या किसी थर्ड पार्टी ने साइन कर दिया हो कि ये मैं आपसे 4 साल बाद ले लूंगा। लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी साइन कर दे कि मैं आपसे 4 साल के बाद ये चीज ले लूंगी, तो आपने उसको रीवैल्यू नहीं करना। रीवैल्यू सिर्फ कब होगा, जब कोई बाजार हो जहां इंटेंजिबल बिकता हो। रीवैल्यू का क्या मतलब है, बुक वैल्यू से किस पे ले जाएंगे एसेट को, मार्केट वैल्यू पे। इस सारी की एंट्रीज हम करेंगे किसी दिन। मेरा सवाल यह कि रेजिडुअल वैल्यू सवाल के अंदर बाय डिफॉल्ट आपने 0 अज्यूम करनी है। रेजिडुअल वैल्यू शैल कंसीडर टू बी 0 अनलेस कि उस इंटेंजिबल की क्या हो, जहां वो क्या होता हो, सेल होता हो, या कोई थर्ड पार्टी आपसे आके कमिट कर दे। कमिट का मतलब है फिर साइन किया हुआ सफा लेना पड़ेगा आपको उससे, या ठीक है जबानी भी हो सकता है कमिटमेंट चल जाए, लेकिन एक फॉर्म कमिटमेंट हो। तो कमिटमेंट कोई थर्ड पार्टी आपसे कर दे कि मैं तुम्हारे से इंटेंजिबल 4 साल बाद इतने का ले लूंगा, तो आज आपने 100 रुपए का खरीदा है, 4 साल बाद उसने कहा मैं आपसे 20 रुपए का ले लूंगा, तो 100 माइनस 20 करके अमोर्टाइज करें, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसा इंटेंजिबल है, इन दोनों के दरमियान और लिखा है, इन दोनों में से कोई भी बात हो जाए, अच्छा, लेकिन अगर कोई ऐसा इंटेंजिबल है जिसकी एक्टिव मार्केट अवेलेबल नहीं है और थर्ड पार्टी कमिट कर देती है मैं इतने का लूंगा, तो इसको कभी भी आपने रीवैल्यू नहीं करना, क्योंकि रीवैल्यू करने के लिए सिर्फ एक ही शर्त है, व्हाट। तो रीवैल्यूएशन मॉडल जरा नैरो माइंडेड है, लेकिन रेजिडुअल वैल्यू थोड़ी ब्रॉड माइंडेड है। वो कहती है कोई नहीं, इन दोनों में से कोई भी चीज हो जाए तो रेजिडुअल वैल्यू आपने सवाल में ले लेनी है। और अगली डिस्कशन तो आपको पता है सारी, अगले सफे वाली। इंटेंजिबल्स, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब है खरीदे या बनाए, खरीदे। सेपरेट एक्विजिशन, बाजार से जाके खरीदे, तो इसमें आपको पता है परचेज प्राइस ऐड होती है, इंपोर्ट ड्यूटीज, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल खर्चे, टेस्ट कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट। लेकिन ऐसा भी हो सकता है आप किसी का बिजनेस खरीदें और सारे इंटेंजिबल्स आ जाएं, ये हम कंसोलिडेशन में डिस्कस करेंगे, तो इसको हम अभी डिस्कस नहीं करें, वॉल्यूम 2 में कंसोलिडेशन में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टेस्ट कितने लोगों ने दे दिया है, राहत कर दें, वेल डन, हो गया सही, पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। ओके, इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स, उसमें कुछ चीजें जो कभी भी इंटेंजिबल नहीं है, जैसे इंटरनली जनरेटेड गुडविल, ब्रांड, मैसेज, पब्लिशिंग, टाइटल और कस्टमर लिस्ट। दोस्त पीपल आर वेरी लकी जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है कि अगला टॉपिक का पिछले टॉपिक से कोई लिंक नहीं है, लेकिन अगर ये बहुत बड़ा अपना नुकसान कर बैठे हैं, 6 दिन क्लास से पीछे हो गए, इसको बस कवर करना है किसी तरह। इंटरनली जनरेटेड, एक्सपेंस आउट या कैपिटलाइज। रिसर्च को क्या करना है, डेवलपमेंट अगर क्राइटेरिया मीट कर रही है तो कैपिटलाइज, और अगर क्राइटेरिया मीट नहीं कर रही एक्सपेंस आउट। डेवलपमेंट में कुछ खर्चे होते हैं जो एसेट की कॉस्ट में ऐड होते हैं, मटेरियल के, सर्विसेज के, एम्प्लॉइज की सैलरीज, फीस टू रजिस्टर, लीगल राइट्स, यही जो हमने सवालों में किए हैं, ये खर्चे कैपिटलाइज होते हैं और एसेट की कॉस्ट में क्या होते हैं, ऐड। और गुडविल, मैसेज, कस्टमर लिस्ट, पब्लिशिंग, टाइटल और ब्रांड्स वगैरह अगर परचेज किए हैं तो ये क्या है मोहतरम, इंटेंजिबल। लेकिन अगर इंटरनली जनरेट किए हैं तो इंटेंजिबल नहीं है। जी भाई पूछो सवाल, नहीं पूछना सवाल, चलें ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट, सैलरीज उनकी जो मर्जी उनको दे दें। अच्छा जी, ये थोड़ा सा रिवाइज करें, SSC 32 आके आप पेज 216 जी। पास्ट पेपर में क्या है, नहीं उसको हमेशा क्या अप्लाई करना है। हाँ जी, वॉल्यूम ऊंची करो थोड़ा। रशीद, इस तरह, यानी मैंने कुछ और बोला था। हाँ बोलो।
भाई ये कह रहे हैं कि कस्टमर लिस्ट के बारे में आपने कहा था कि अगर खुद बनाई जाए तो इंटेंजिबल नहीं है। इसकी रीजन ये थी कि इसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं हो सकती। लेकिन क्या कह रहे हैं कि हमने किसी और से कस्टमर लिस्ट खरीदी है तो वो भी तो हमारा कस्टमर पे कंट्रोल नहीं है। नहीं, इसको आप एडवर्टाइजमेंट टाइप चीज मत लो, एडवर्टाइजमेंट से इसको मिक्स ना करो। आपने किसी और से कस्टमर लिस्ट खरीदी है, आप जरा विजुअलाइज करें, आपने किसी मार्केट में जाके दुकान खोलनी है और उस मार्केट के अंदर पहले से कोई बर्गर बेचता है, वहां पे आपने बर्गर के ऑनलाइन जो ऑर्डर्स आए हैं अगर उनकी आपको टेलीफोन नंबर्स मिल जाएं तो यू विल बी वेरी लकी कि आपको पता चल जाएगा इस मोहल्ले में वो कौन से लोग हैं जिनको बर्गर पसंद है और जिनकी पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है। वरना मोहल्ले के अंदर 700 घर होंगे, आपको क्या पता होगा कौन जो है बर्गर खरीदता रहा कौन नहीं खरीदता रहा। वो दुकानदार दुकान बंद करके जा रहा है, आपने उससे कस्टमर लिस्ट बाय कर ली, आप पागल हैं कि आपने 50 लाख रुपए देके बाय की। स्टैंडर्ड कहते हैं इसका मतलब है कॉस्ट कैन बी मेड लायबली, और फ्यूचर में बेनिफिट आने थे तो आप पे करते, वरना आप 50 लाख की अमाउंट पे ना करते। इसलिए इसको कैपिटलाइज करना है। बाकी फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन मीट मी आफ्टर क्लास। नो ओके, अच्छा आगे चलें जी। SAC 32 कहता था कि वेबसाइट्स जो है वो दो किस्म की हैं, एक है वेबसाइट्स इंटरनल एक्सेस के लिए और एक है एक्सटर्नल एक्सेस के लिए। पता नहीं किधर है। तो जो इंटरनल एक्सेस के लिए वेबसाइट्स हैं उनको आपने इंटेंजिबल कहने, और जो एक्सटर्नल एक्सेस के लिए वेबसाइट्स हैं उन वेबसाइट्स को अगर वो प्रोमोशनल पर्पस के लिए हैं तो फिर आपने उनको एक्सपेंस आउट करना है, और जो प्रोमोशनल पर्पस के लिए नहीं है उनको आपने क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। जिससे आप ऑनलाइन सेल वगैरह कर रहे हैं उसको आपने कैपिटलाइज करना है। पास पेपर का क्वेश्चन 18 का पार्ट बी कितने लोगों का पहली अटेम्प्ट में सही हो गया था और उन्होंने इस चीज को पकड़ लिया था कि ये वेबसाइट सोलली प्रोमोशनल पर्पस के लिए बनी है। वेल डन। अच्छा जी, अब इसको जरा मैं रिवाइज करवाना चाह रहा हूं। SIC 32 डज नॉट अप्लाई। भाईजान प्लीज मुंह उधर नहीं करना, इस तरह की इजाजत नहीं है क्लास में। अब इधर ही रहेगा मुंह, अलाइनमेंट सही। SIC 32 does not apply to purchasing hardware, developing hardware and operating hardware, but कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई करेगा, IS 16। तो वेबसाइट बनाने के लिए आप कॉपी पेंसिल पकड़ के वेबसाइट बनाएंगे या कंप्यूटर हार्डवेयर आपके सामने होगा और उसमें विंडोज इंस्टॉल होंगी फिर उसमें वेबसाइट बनाएंगे। बाद वाली बात इस तरह कह दिया करें, बाद वाली बात। तो कागज पकड़ के तो नहीं वेबसाइट बनाएंगे। आपके पास वेबसाइट बनाने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, हार्डवेयर। हार्डवेयर पे कौन सा स्टैंडर्ड लगता है, IS 16। और जो हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर है जिसके बगैर वो हार्डवेयर चल नहीं सकता, जैसे विंडोज वगैरह, उस पर भी कौन सा स्टैंडर्ड लगना है। ये एक जनरल बात है, ये जहां नहीं लिखी हुई है, जहां नहीं लिखी हुई जनरल बात है। जब एक एंटिटी इनकर करती है खर्चा ऑन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होस्टिंग द एंटिटीज वेबसाइट्स। अच्छा, इधर लिखा हुआ है इंटरनेट कनेक्शंस और इधर लिखा हुआ है होस्टिंग द एंटिटीज वेबसाइट। इंटरनेट कनेक्शन ये है कि आपने डिवाइस बाय कर ली, तो वो डिवाइस अगर आपको 15-20 हजार की मिली तो उसको आप PPE में डाल सकते हैं, साथ साथ मोबाइल देके फ्रेश भी हो सकते हैं, वो तो कोई मसला नहीं। हाँ मुझे पता है, इतनी मुतवज्जे होकर कोई क्लास में बैठ ही नहीं सकता। अच्छा, ये क्या होती है वेब होस्टिंग, क्या होती है वेबसाइट की होस्टिंग। ये कल ही मैं एक IT वाले बंदे से बात कर रहा था, वो कह रहा था कि पाकिस्तान में, मुझे नहीं मेरा नहीं ख्याल क्योंकि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वेब होस्टिंग करवा रहा हो। वेब होस्टिंग ये होती है, ये और कंपनीज करवा के देती हैं। वेब होस्टिंग ये होती है कि आप हर साल कोई ना कोई एनुअल फीस दे, मक्खी इसके पास जाएं। अच्छा, तो हर साल आप एक कंपनी को फीस देते हैं, वो ये इंश्योर करती है कि आपके वेब पेजेस उस कंपनी के डेटाबेस में स्टोर हो रहे हैं, और वो डेटाबेस में जो कंपनी, आपने जिस कंपनी से फीस पे की हुई है उसके डेटाबेस में जो आपके वेब पेजेस स्टोर हो रहे हैं, तो जो क्लाइंट है, जो आम लोग हैं, जो एक्सटर्नल लोग हैं, जिन्होंने एक्सटर्नल एक्सेस करना है वेबसाइट को, वो फिर उन पेजेस को इजीली एक्सेस कर सकते हैं और वो हर टाइम अवेलेबल होते हैं पेजेस। ठीक है। अब सवाल यह राइज होता है कि चाहे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आपकी होस्ट वही होता है जो घर के अंदर होस्ट जिससे आप मुराद देते हैं, खाने वाली नहीं। ठीक है। अब जब मेहमान आते हैं तो आप उनकी होस्टिंग करते हैं, तो वो लोग सिर्फ ये करते हैं कि हमारे वेब पेजेस को स्टोर कर लेते हैं ताकि आम लोगों की इजीली उसके ऊपर एक्सेस हो जाए। तो वेबसाइट होस्टिंग की जो आप फीस पे करते हैं, दिस इज रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस। और आपने होमवर्क वाले सवाल में यह फील किया होगा कि अगर किसी चीज की आप एनुअल फीस पे करते हैं
तो फिर उसमें अलग अलग भी करना पड़ता है, कितना P&L में हमारे साल जाने और कितना P&L में अगले साल जाने। ये कोई ऐसी अनहोनी चीज नहीं है जो होमवर्क के सवाल के अंदर हुई थी, ये आम सी बात है। अगर कोई कॉलेज वाले 1 नवंबर से लेके अगले साल 1 नवंबर तक का किराया दे दें तो सिर्फ हमारे साल नवंबर दिसंबर को खर्चे में डालेंगे और अगले 10 महीने का नाम रखेंगे प्रीपेड। तो इसलिए अगर आपने 1 साल की वेब होस्टिंग किसी कंपनी से सर्विस बाय की है तो इट डजंट मीन कि आप पहले ही एंट्री कर दें एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। इट डिपेंड्स करेगा कि वेब होस्टिंग का अरसा हमारे साल के अंदर खत्म हो रहा है या हमारे साल को, अगर हमारे साल को क्रॉस करे तो जितना हमारे साल वेब होस्टिंग की सर्विस यूज होगी वो किराए में जाएगा, खर्चे में जाएगा, और बाकी सारा प्रीपेड होगा। अगर पे एडवांस में कर दिया हुआ है बाकी सारा प्रीपेड होगा। तो ये दो चीजें होगी। नंबर 1, हार्डवेयर को आपने SSC 32 में फॉल नहीं कराना और वेब होस्टिंग की फीस को आपने यहां पे SSC 32 में फॉल नहीं कराना। अगली बात तो आसान थी, एक बंदे का काम ही वेबसाइट्स बना के बेचना है, तो वो फिर वेबसाइट एक्सटर्नल एक्सेस के लिए नहीं बना रहा, वो तो किसी को क्या करने के लिए बना रहे हैं, सेल करने के लिए बना रहे हैं। इसके बाद लीज दैट इज अकाउंटेड फॉर अंडर IFRS 16। तो लीज होता है किराए के ऊपर ले लेना आपने, तो ये लीज के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये 4 चीजें हैं जो किसके स्कोप से बाहर हैं, SSC 32 के स्कोप से बाहर हैं। अच्छा, अब स्टैंडर्ड में जिस तरह लिखा हुआ था, मैंने कहा था डेट वाज बिट कंफ्यूजिंग, तो हम अपने एतबार से पेपर के लिए रूल ऑफ थंब याद कर लें। इन सारे प्लानिंग के खर्चों को क्या करने, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कैपिटलाइज करने की। अगर ये सारे खर्चे रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं वरना एक्सपेंस आउट, सिवाय एक चीज के, इसमें जो आपने तस्वीरें खींच के लगाई हुई हैं अपनी प्रोडक्ट्स की, उनको आपने क्या करना है, एक्सपेंस आउट करना है। ये ऑपरेशनल फेज बड़ी मजे की चीज है। ऑपरेशनल फेज के सारे खर्चे आपने एक्सपेंस आउट करने हैं। क्या करने हैं, ऑपरेशनल फेज के सारे खर्चे, एक्सेप्ट के आपको लफ्ज आए पेपर में के एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा है। ये खर्चा जो मैं कर रहा हूं क्या दे रहा है, जैसे पहले कैश ऑन डिलीवरी था, अब ऑनलाइन सेल भी आप करके ऑनलाइन पैसे भी रिसीव करने लग गए, जिससे आपकी कस्टमर बेस बढ़ गई। अनलेस के सवाल में ऐसी कोई लाइन लिखी हो कि आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट आएगा इसकी वजह से, जब ये लाइन लिख दे तब आपने कैपिटलाइज करना है, एंड इट विल बी वेरी रेयर। तो वरना आपने इन खर्चों को, ऑपरेशनल फेज के खर्चों को कहां डालने, एक्सपेंस के अंदर। ओके, नेक्स्ट जी, कल वाले सवाल की तरफ आ जाए। क्वेश्चन 16 निकाल लें पास पेपर का। टाइम वेस्ट होगा, आपको पता है, किया तो आप लोगों ने घर में है और मेरे ख्याल से आधा तो हो ही गया होगा, पूरा हो गया था। क्वेश्चन 16, अजवा लिमिटेड इज इंगेज्ड, अजवा लिमिटेड की शादी हो गई है, नहीं मंगनी हो गई है, इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स। मुंह उधर नहीं करना, इधर प्लीज। अभी क्या 2 दफा मैंने इग्नोर किया, अब मैं इग्नोर नहीं करूंगा। ऑन 1 जुलाई 2021, 1 जुलाई 2021 को, प्लीज याद रखिएगा इस सवाल में ईयर एंड नहीं बताया हुआ था उसने, हमें ईयर एंड नहीं बताया हुआ था। तो जो क्वेश्चन 18 के अंदर आपने मंथ बेस पे पोर्शन किया था कि फीस इतनी खर्चे में डाल दी, इतनी प्री पेमेंट में डाल दी, यहां ऐसी कोई बात नहीं थी यहां, क्योंकि उसने ईयर एंड नहीं बताया हुआ हमारा। ये उनसे बात हो रही है जो होमवर्क करके आए हुए हैं। अच्छा जी, और जिनके पास नई बुक है, AL लॉन्च इट्स ओन वेबसाइट, लॉन्च इट्स ओन वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सेल ऑफ प्रोडक्ट्स या फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पस, फॉर ऑनलाइन सेल ऑफ प्रोडक्ट्स। इसलिए अच्छा, फॉर ऑनलाइन सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स की सेल एक्सटर्नल होगी इंटरनल होगी एम्प्लॉइज को, तो ये वेबसाइट इंटरनल एक्सेस वाली, एक्सटर्नल एक्सेस वाली, फॉर प्रमोशनल या फॉर रेवेन्यू अर्निंग, फॉर रेवेन्यू अर्निंग। द वेबसाइट वॉज डेवलप्ड या परचेज्ड, डेवलप्ड, खुद बनाई है, दैट मीट द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया एज एन इंटेंजिबल ऑन 1 मई 21, मींस बिफोर 1 मई 21 the recording criteria was not met. When the recording criteria was met, 1 मई 21, when it is launched, मई जून 2 महीने बाद लॉन्च हो गई। लॉन्च होने का क्या मतलब है, R&D वालों ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दी होगी या वेबसाइट का URL हमने लोगों को बता दिया होगा, वेबसाइट का वेब एड्रेस हमने लोगों को बता दिया होगा। इस वेबसाइट में कमर्शियल लॉन्चिंग का यह मतलब होता है। अच्छा जी, अमोर्टाइज कब से करना शुरू करेंगे, 1 जुलाई 2021 से। अच्छा, अब 1 मई को रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पूरा हुआ है। द वेबसाइट वॉज डेवलप्ड विच मेट द क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग एज इंटेंजिबल। 1 मई से रिकॉर्ड करने का क्राइटेरिया पूरा होना शुरू हो गया है। इट डजंट मीन के वेबसाइट मुकम्मल हो गई है,
रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पूरा होने का क्या मतलब होता था? 6 शराइत पूरी हो गई है ना, यानी जिस दिन साइंसदानों ने छलांग मारी है खुशी के अंदर कि आज से रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट होना शुरू हो गया। और मेरे भाई आप, मेरा आपसे अगला सवाल है, यकम मई के बाद लॉन्च करने में 2 महीने लगे, इसका मतलब है यकम मई के बाद डेवलपमेंट चलती रही है, इसीलिए यकम जुलाई को लॉन्च किया है। तो व्हेन द R&D डिपार्टमेंट इज क्लोज्ड, यकम जुलाई, किस वक्त उन्होंने खुशी में छलांग मारी थी और कॉस्ट को एसेट्स की कॉस्ट में डालना शुरू कर दिया था? यकम मई को। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट आर अंडर R&D डिपार्टमेंट खुला था यकम जनवरी को, जनवरी को R&D डिपार्टमेंट खुला है। तो अब जनवरी के अंदर R&D स्टार्ट हुई और यकम मई को रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट हो गया और यकम जुलाई को कमर्शियली लॉन्च कर दी। इन अरसों के खर्चे को एक्सपेंस में डालेंगे और इनके खर्चे को, अगर वो डेवलपमेंट फेज के हुए, अगर वो प्लानिंग फेज के हुए, फिर वो एक्सपेंस आउट ही होंगे। अच्छा, काला सितारा हमारी जिंदगी में आया है ये, ऑल कॉस्ट्स वर इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द मेंशन पीरियड, इवनली। ओके, इसका मतलब है जनवरी पूरा, फरवरी पूरा और मार्च पूरा, 3 महीने तक हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशंस डिफाइन करते रहे थे। तो ये डिफाइनिंग करना कौन सी प्लेस है? रिसर्च का लफ्ज नहीं लिखना पेपर में, मना है, ये काट दीजिएगा घर जाके बुक से, क्योंकि स्टैंडर्ड में क्या लफ्ज लिखा हुआ है, आज अभी काट दें बुक से। रिसर्च और डेवलपमेंट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना आपने SIC 32 में, बल्कि कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करना है? प्लानिंग। अच्छा जी, अच्छा अब एक सवाल है उसका, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ वेबसाइट। तो क्या ये कॉस्ट में जाएगा या एक्सपेंस आउट होगा? एक्सपेंस आउट होगा। सैलरीज एंड जनरल ओवरहेड्स, सैलरीज और जनरल ओवरहेड्स कितने हैं आपके? 6। ये वो मेन खर्चा है जो साइंसदानों की तनख्वाह है। ये साइंसदानों को तनख्वाह कब तक देते रहे? यकम जुलाई को लैब बंद हो गई है, जनवरी में शुरू हुई थी, तो जनवरी से जून 6 महीने मुसलसल उनको ये पैसे आप देते रहे हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा था। मई, जून में रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट हुआ। 6 × 2/6, नॉट 2/12, नॉट 2/12, 6 × 2/6 इज इक्वल टू 2। ये सारी कॉस्ट इवनली है। इवनली का मतलब है अगर जनवरी से जून की 6 है तो जनवरी की 1 है, 6 महीने की 6 है तो 1 महीने की 1 है। ओके, इस 2 को क्या करना है और बाकी जो 4 बच जाएगा? डेवलपमेंट ऑफ कंटेंट, डेवलपमेंट ऑफ कंटेंट, कंटेंट डेवलपमेंट, कंटेंट डेवलपमेंट। लेकिन जरूरी नहीं मैं इसको कैपिटलाइज करूं, देखना पड़ेगा अच्छी वाली डेवलपमेंट की फेज शुरू हो चुकी है या नहीं हो चुकी। इट हैपेंड इन मई जून, आवर आइडियल पीरियड, मई जून। दोनों चीजें साथ साथ देखनी है कि ये प्लानिंग की है या डेवलपमेंट की है, और ये भी देखना है अच्छी वाली डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है या नहीं। क्या ये प्लानिंग की कॉस्ट है डेवलपमेंट की? दूसरा सवाल, ये तो इसको देख के आपने बता दिया, क्या ये अच्छी वाली फेज का खर्चा है या बुरी वाली फेज का? तो इस पूरे को क्या कर दिया? कैपिटलाइज। तो 7 पूरे को कैपिटलाइज। नेक्स्ट, रजिस्टरिंग वेबसाइट विद सर्च इंजन, सर्च इंजन से वेबसाइट को रजिस्टर करवाया। रजिस्टरिंग वेबसाइट विद सर्च इंजन, दिस इज व्हाट ऑपरेशनल फेज। इट इज एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड, अनलेस के इनके साथ कोई ऐसी लाइन लिखी हो, वो लाइन जब भी आएगी बड़ा वाज़ेह तौर पे आएगी। ओके, इसको क्या कर दिया? एक्सपेंस। साल की फीस वेब होस्टिंग की कब पे की? जून में। जून में साल की फीस कब पे की? अब इसको कोई इसमें से P&L में कितनी डालनी है वो भी अलग बहस है, हमें उसने ईयर एंड नहीं बताया, तो बस बाय डिफॉल्ट इसको अब आप कहां डाल दें? एक्सपेंस में डाल दें। आगे, एम्प्लॉय ट्रेनिंग और एडवर्टाइजमेंट, ये हमेशा कहां जाने हैं? एक्सपेंस में जाने हैं। डिस्काउंट ऑफर्स फॉर लॉगिंग ऑन द, हो सकता है हम चीजें बेचते हों फिजिकल दुकान से भी और वेबसाइट से भी, तो हमने वेबसाइट से सेल के लिए यह स्कीम रखी हो कि जो बंदा वेबसाइट से हमारी चीज लेने आएगा उसको हम 10% जो है वो सस्ती चीज देंगे, उसको हम 10% सस्ती चीज देंगे। तो ये डिस्काउंट्स ऑफर्स फॉर लॉगिंग ऑन द
वेबसाइट। अभी मेरे जहन में कोई मिसाल नहीं आ रही, पाकिस्तान में भी कई ऐसी चीजें हैं जो आप फिजिकली जाके खरीदते हैं तो महंगी मिलती हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो सस्ती मिलती हैं। जहन में कोई चीज नहीं आ रही अभी तो फूड पंटा तो उल्टा होता है, बड़ा बुरा तजर्बा है। ओके, डिस्काउंट ऑफर फॉर लॉगिंग ऑन द वेबसाइट। तो डिस्काउंट ऑफर जो हुई है लॉगिंग ऑन द वेबसाइट, क्या ये डिस्काउंट पहले 2 महीने में दिए गए? हाँ, ये डिस्काउंट दिए गए होंगे। इसके बाद देखें कोई ना कोई एक लाइन ऐसी आया करेगी जो आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी, ये आप जाके उस डब्बे में ढूंढेंगे वहां पे आपको नहीं मिलेगी। अब यहां पे आपने अकल लगानी है, ये जुलाई और अगस्त का महीना लिखा हुआ है। द रीजन इज कि जुलाई और अगस्त में हमने वेबसाइट नई लॉन्च की थी, तो हम लोगों को अपनी वेबसाइट पे बुलाना चाहते थे, तो जो लोग आते थे उसको 100 रुपए वाली चीज हम 90 रुपए में बेचते थे। तो ये जो 10 रुपए का उन्हें डिस्काउंट देते थे, भाईजन ये डिस्काउंट जो है क्या आपका खर्चा टाइप बुक होगा या ये इंटेंजिबल के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा? खर्चा टाइप बुक होगा। बल्कि अगर आप IFRS 15 की बात करें ना, रेवेन्यूज का स्टैंडर्ड हमने आने वाले दिनों में पढ़ना है, उसमें हम पढ़ेंगे अगर आपने 100 वाली चीज बेची 90 की है ना, तो आप सेल ही 90 रिकॉर्ड करें, यानी रेवेन्यू की रिडक्शन बुक कर लें। क्या करें? रेवेन्यू ही कम बुक कर लें, बजाय के रेवेन्यू बुक करें पूरा और डिस्काउंट को किस में डालें? खर्चे में। हम IFRS 15 में पढ़ेंगे, भाई प्लीज चेहरा ऊपर रखा करें, ये इधर कुछ हो रहा होता है, आप लोग उधर कुछ और कर रहे होते हैं। तो रेवेन्यू के स्टैंडर्ड में हम पढ़ेंगे अगर डिस्काउंट दिया है 100 रुपए की चीज पे 10 रुपए का डिस्काउंट दिया तो सेल ही कितने से बुक कर लें? 90 से आफ्टर डिस्काउंट। बट ये रेवेन्यूज की डिस्कशन है। इन एनी केस इट शुड नॉट बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल, इधर इट शुड बी रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस और अ रिडक्शन इन रेवेन्यू। या रेवेन्यू कम कर दें या खर्चा बढ़ा दें, समझ रहे हैं बात? एक ही बात है, या खर्चा बुक कर दें या रेवेन्यू कम कर दें। बेहतर तरीका है रेवेन्यू कम कर दें। ओके, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ वेबसाइट 9। दूसरा, also discuss the reasons for not inclusion of any of the above cost in the computation। चलें जी, रीजंस क्या देख के आएंगे? डिफाइनिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन फॉल्स अंडर द प्लानिंग फेज। देयरफॉर, स्टैंडर्ड खोल के जो यहां लफ्ज लिखा हुआ है बेशक वो भी लिख सकते हैं। देयरफॉर दीज आर, इधर देखना है। देयरफॉर दीज आर एक्सपेंस्ड व्हेन इनकर्ड, जैसे ही ये खर्चे में जाएंगी, जैसे रिकॉर्ड क्या कहते हैं इनकर होंगे, खर्चे में चली जाएंगी। Salaries and general overheads relating to January, February, March, April relate to the phase where recording criteria was not met. Therefore, these will be expensed out. डेवलपमेंट ऑफ कंटेंट पे कमेंट इसलिए नहीं करना कि वो पूरा का पूरा 7 कैपिटलाइज हो रहा है, वो कह रहा है कमेंट उस पे करो जिस चीज को आपने कॉस्ट में नहीं डाला। ₹1 incurred in the month of June for registering website with search engine is part of operational phase, therefore it will be expense when incurred. Annual fees for web hosting will be recorded as an expense in the period in which this facility is used rather than recording it as a part of cost of website. ऑपरेशनल एक्सपेंस तो नहीं, एडमिन में डाल देंगे बस। इसी तरह ऑपरेशनल में लिखा हुआ वेबसाइट होस्टिंग नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ, बस वो SAC 32 इन पे लगता ही नहीं ना, यहां पे लिखा हुआ वेबसाइट होस्टिंग। ये कह सकते हैं SAC 32 डज नॉट अप्लाई, लेकिन फिर अप्लाई क्या करेगा? ये वाली बात मैं लिखने को कह रहा हूं, दिस एक्सपेंस इज रिकॉग्नाइज्ड, ये वाली लाइन लिखते हैं। एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट, IS 38 स्पेसिफिकली प्रोहिबिट्स द रिकॉर्डिंग ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट, ये लिख सकते हैं आप। देयरफॉर इट विल बी एक्सपेंस। फर्दर डिस्काउंट्स ऑफर्ड फॉर लॉगिंग ऑन वेबसाइट शुड आल्सो बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस और अ रिडक्शन इन रेवेन्यू। इस तरह की कुछ लाइन लिख सकते हैं। आपने क्या लिखी हुई है? वैसे सेलिंग एक्सपेंस में चला जाएगा, ठीक है, लेकिन आप आजकल डिस्काउंट सेलिंग एक्सपेंस में नहीं जाते, वैसे रिडक्शन इन रेवेन्यू रिकॉर्ड होते हैं। ओके, ये था जी क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 18, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस परटेन टू स्फीयर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 2022। कितने लोगों ने ये कर लिया था सवाल? कितने लोगों ने डिस्कशन अटेंड कर ली थी? भाई अगर सवाल समझ भी आ जाया करे तो डिस्कशन मस्ट अटेंड किया करें। और अपलोड हुई हुई है, कितने लोगों ने अपलोड हुई हुई देखी है पहले दिन ही? अब मैंने एक काम किया है, मैंने अभी वेबसाइट के ऊपर जिस पे आप नोट्स अपलोड होते हैं उस पे नीचे उसका लिंक भी डाल दिया है, तो वहां जाके आप क्लिक करके इसको देख लें। अच्छा, इस सवाल के अंदर मोहतरम एक चीज दी हुई थी जो अभी मैं डिस्कस कर लेता हूं। SL एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ लाइसेंस वुड बी 12 and 9 million at the end of 5 years and 10 years। अच्छा, खाली रेजिडुअल वैल्यू दी हुई है। आज जो हमने डिस्कशन की है, मुझे बताएं क्या कहीं पूरे इस पैराग्राफ्स दोनों में लिखा हुआ है कि इस इंटेंजिबल की एक्टिव मार्केट है इस लाइसेंस की? कहीं नहीं लिखा हुआ। क्या कहीं लिखा हुआ है कि कोई थर्ड पार्टी ने कमिटमेंट कर दी है? तो आप क्या लिख के आएंगे? थ्योरी का सवाल चल रहा था, एज देयर इज नो एक्टिव मार्केट एंड
नो कमिटमेंट बाय थर्ड पार्टी, देयरफॉर रेजिडुअल वैल्यू विल बी अज्यूम्ड टू बी, सवाल वाले ने परेशान करने के लिए दी है, और अगर लिखा होता देयर इज एन एक्टिव मार्केट एंड दिस इज द रेजिडुअल वैल्यू, फिर आप उसे अमोर्टाइज करते हुए क्या करते, माइनस करते। अच्छा, इस सवाल में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी जो हमने उर्दू का फिक्रा याद किया हुआ है कि ये थी ओरिजिनल कॉस्ट और ये थी 5 साल के लिए, और रिन्यूअल के साथ उसने खुद लिख दिया था कि सिग्निफिकेंट है, देखने में भी सिग्निफिकेंट ही लग रही थी, मिनिमल नहीं लग रही थी। मिनिमल का ऑपोजिट क्या इसने लिखा है, सिग्निफिकेंट। तो हमने क्या कहा था, रिन्यूअल 5 साल के लिए हो रही है, उर्दू में हमने फिक्रा कहा था रिन्यूअल पीरियड को लीगल लाइफ में तब डालेंगे जब रिन्यूअल कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट के मुकाबले में मिनिमल हो, बहुत सस्ती हो। लेकिन इस सवाल में एक लाइन लिखी हुई थी, एसएल का इरादा है कि वो लाइसेंस को रिन्यू करवाएगी सिर्फ 5 साल के लिए ताकि 10 साल उसको इस्तेमाल करे। मोहतरम, ऑर्गेनाइजेशन के इरादे को मैंने कहा था आपने नहीं देखना। और एक बात और सोचें, अगर आपका इरादा भी है कि 5 साल बाद आप रिन्यू करवाएंगे, तो क्या 5 साल में आपका इरादा बदल सकता है, बदल सकता है। अगर तो सस्ती चीज रिन्यू करानी है फिर तो मसला ही नहीं, फिर तो मटेरियल से पैसे देने होंगे। अभी तो मटेरियल अमाउंट आपने अरेंज करनी है 40 मिलियन, तो इरादा आपने पहले दिन कर लिया कि मैं करूंगा की बेस पे होगा या मिनिमल कॉस्ट की बेस पे डिसीजन होगा। क्या हमने रिन्यूअल लाइफ को ओरिजिनल लीगल लाइफ में डालने के लिए स्टैंडर्ड में कोई ऐसी लाइन पड़ी है कि मैनेजमेंट की इंटेंशन देखो? क्या लाइन पड़ी है इसकी जगह? लाइन पड़ी है इन दोनों को वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारो, इन दोनों का मुकाबला करवाओ। बस ये लाइन देखिए। कितने लोगों को थोड़ा सा इस लाइन ने जरा हिलाया था और उनके दिल में आया चलो यार 10 साल ही कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड में जो गाइडेंस है उसको देख के चलें, ना कि सवाल जिस बेस के ऊपर आपको चला रहे हैं। और इधर आ जाए नीचे, ये वेबसाइट किस लिए बनी है? एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन के लिए। तो मोहतरम, इसमें प्लानिंग फेज के खर्चे तो वैसे ही कहां जाने हैं? एक्सपेंस में जाने हैं। एक्यूजिशन ऑफ सर्वर, सर्वर बाजी नहीं, सर्वर, वेब सर्वर। सर्वर बाजा भी होता है, सर्वर बंदों का नाम भी होता है। अच्छा, तो एक्यूजिशन ऑफ वेब सर्वर, इज इट अ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर? टचेबल और छुएबल दोनों, टचेबल भी छुएबल भी, ठीक, मींस इट इज अ हार्डवेयर। ओके, नेक्स्ट। ये असल में मजे की चीज थी, कंटेंट डेवलपमेंट को क्यों हमने एक्सपेंस में डाला? हालांकि कंटेंट डेवलपमेंट इधर आ रहा है क्योंकि वेबसाइट किस लिए बनी है? प्रमोशन। ये तो नई वाली किताब होती तो ये सवाल करते हैं ना। अच्छा, 1 मिलियन एनुअल वेब होस्टिंग है, ये वैलिड कब तक है? 31 जनवरी तक। और पेड कब की है? जनवरी में। तो मेरे ख्याल से 31 जनवरी 22 तक, 31 जनवरी 22 से 31 जनवरी 23 तक। भाई रेड शर्ट प्लीज इधर क्लास हो रही है। 31 जनवरी 22 से 31 जनवरी 23 तक 1 साल के लिए है। आप मुझे बता दें हमारे जीआरएन की ब्रेक कहां लगी? 30 जून। तो 1 मिलियन इंटू जनवरी नहीं गिनना, 31 जनवरी 22 से, देखे ना, उसने बताया कि 31 जनवरी 23 तक वैलिड है और साल है, तो फिर शुरू कब हुई होगी? जब हम फरवरी लिख लो, 31 जनवरी 22 से 31 जनवरी 23 तक का खर्चा जनवरी 22 में पे कर दिया है। तो हमारे साल कितनी सर्विस यूज की होगी? जनवरी, फरवरी नहीं, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, और इंटू 5/12 को एक खर्चे में डालेंगे और बाकी क्योंकि पे हो गया एडवांस में, तो उसको कहां डालेंगे? प्रीपेड में डालेंगे। क्लियर? चलें, होमवर्क भी दोबारा डिस्कस करवा लिया सारा। अच्छा जी, थ्योरेटिकल सवालों को लेके चलने का तरीका। तैयार होके आइएगा, कल से नया स्टैंडर्ड शुरू हो जाए। छोटी ईद वाले कपड़े पहन लीजिएगा। अगर आप कमिट करते हैं तो मैं भी कोशिश करूंगा, ठीक है? कर लें, ज्यादा नहीं, तैयार हो गया जाना। अच्छा, थ्योरेटिकल डिस्कशन। थ्योरेटिकल डिस्कशन मोहतरम सवालों में एक तो आप डिस्कस करेंगे इनिशियल, और सब्सिक्वेंट। इनिशियली आप ये डिस्कस कर सकते हैं कि ये परचेज्ड है, लो जी जबरदस्त हो गया, फ्रेश हो गए, या इंटरनली जनरेटेड है। परचेज है या, भाई निच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लेट हिम बी। अच्छा, इसके बाद कॉस्ट टू बी एडेड,
कॉस्ट टू बी एडेड, कौन कौन सी कॉस्ट डालनी होती है इनिशियल रिकॉग्निशन में, इनिशियल मेजरमेंट में, कौन सी कॉस्ट नहीं डालनी होती, यानी रिसर्च नहीं डालनी, डेवलपमेंट बुरी वाली नहीं डालनी, अच्छी वाली डालनी है, फीस टू रजिस्टर लीगल टाइटल डालना है, तो कॉस्ट टू बी एडेड और कॉस्ट नॉट टू बी एडेड, कौन सी कॉस्ट आपने ऐड करनी है और कौन सी कॉस्ट आपने ऐड नहीं करनी। इसके बाद एक मेन डिस्कशन है जो इससे पहले आप लिख लें, आप ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि ये इंटेंजिबल भी है या नहीं। कई दफा ना काफी ज्यादा नंबरों का सवाल आ जाता है, तो आप फिर ये भी लिखाइएगा, इट इज एन इंटेंजिबल हैविंग अ, बोले नॉट हैविंग अ फिजिकल सब्सटेंस एंड इट इज सेपरेबल और इट इज अ लीगल राइट एंड इट इज अ नॉन मॉनेटरी एसेट। तो इंटेंजिबल भी है या नहीं ये डिस्कशन हो सकती है। इसमें 3 चीजें थी, आपको याद होगा अभी जो मैंने बताई। उसके बाद परचेज्ड है या इंटरनली जनरेटेड है, और कौन सी चीजों को कॉस्ट में ऐड करना है। अच्छा, इसके बाद जो है इनिशियल मेजरमेंट हमेशा किस पे होनी है, कॉस्ट पे। इनिशियल मेजरमेंट एट कॉस्ट। तो ये 3-4 बातें करके जरा बात को फैलाया जा सकता है। और कॉस्ट टू बी एडेड में 1-2 लाइनें आपको लिखवाई थी कि स्टाफ ट्रेनिंग, IS 38 स्पेसिफिकली प्रोहिबिट्स द रिकॉर्डिंग ऑफ, IS 38 स्पेसिफिकली प्रोहिबिट द रिकॉर्डिंग ऑफ रिसर्च एक्सपेंस, इस तरह की लाइनें लिख सकते हैं। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में आप कौन कौन सी डिस्कशन करेंगे, एक तो अमोर्टाइजेशन की, एक इंपेयरमेंट की, और एक आप बताएंगे कि कॉस्ट मॉडल यूज करना है या रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करना है। ईयर एंड के ऊपर आप ये डिस्कशन कर सकते हैं कि अमोर्टाइज कैसे करना है, इंपेयर कैसे करना है, कॉस्ट मॉडल यूज करना है या रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करना है। ओके, अब डिपेंडिंग अपॉन मार्क्स हम बात को फैला भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अब एक सफा है किताब में, वो निकाल लें जिसमें ये डिस्कशन थोड़ी सी लिखी हुई है कि आपने चीजों को लिख के कैसे आना है। पेज नंबर, पास पेपर के सवाल हो रहे हैं, आधे बचा दे थोड़े बहुते, चलें गुड, ज्यादा हो जाता है भाई। FR 2 में एफर्ट चाहिए डेली की, चीजें छोटी छोटी हैं लेकिन ज्यादा हैं, तो रोजाना का रोजाना करेंगे तो इंशाल्लाह मैनेज हो जाएगा। अब ये आप पूरा सफा पढ़ लें पेज 221 पे, और प्लीज साथ वाले को ज्यादा लिफ्ट नहीं करानी, बस अपनी यकसुई से पूरा सफा पढ़ें। आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूं। इधर मोबाइल किसी ने दिए थे 2 जी। इसलिए कि नई गवर्नमेंट ने कह दिया ड्यूरिंग 18 द लाइसेंसिंग अथॉरिटी इंटीमेटेड, बस खत्म बात, कि आज के बाद रिन्यू नहीं होगा। रिन्यू तो वैसे भी हमने करवाना होता है, इसलिए कि हर 5 साल के बाद एक ना होने के बराबर फीस गवर्नमेंट ने रखी हुई थी, वो हमने देनी होती थी। लेकिन आप गवर्नमेंट बता दी आज के बाद मैं रिन्यू ही नहीं करूंगी, ये लाइन लिखा है विल नॉट बी। ये मैंने कहा था इसको लीगल लाइफ भी ले लें, क्योंकि आपने इसको उसमें डालना है ना, क्योंकि हर 5 साल बाद रिन्यू होना है, और 150 और 0.3 को कंपेयर करें तो 0.3 ना होने के बराबर है, तो बार बार ही आप रिन्यू करवाएंगे, तो लीगल लाइफ भी यही होगी। अब एंटिटी की इंटेंशन अलग से कहीं बताई नहीं, तो फिर हम भी शायद इंडेफिनेट पीरियड के लिए रखेंगे, लेकिन वो सारी बातों पे ब्रेक लगी इस लाइन के आने की वजह से। एंट्री तो करनी है ना, खर्चे में तो डालना है ना, रिन्यू करें ही ना, तो फिर भी ऐसे 100/5 फिर वो चेंज इन एस्टीमेट होगा, पूरी एंट्रीज रिवाइज यहाँ पे इंटेंजिबल खड़ा होकर किताबों से निकालना पड़ेगा, गेन लॉस कोई आ जाएगा। हाँ जी, नहीं बस स्टैंडर्ड ने कह दिया ठीक है, अगले ने आके वादा कर दिया तो कहते ठीक है बस हो गया, बात करो, कहते अगले ने तसल्ली दे दी, इट्स इनफ। अब इसमें हम बहस करने से हमारा फायदा क्या होगा, स्टैंडर्ड ने कह दिया ना, बस खत्म बात, कि अगले ने तसल्ली दे दिया, कहते बस पर रिलाई कर लो। अगर ये पढ़ लिया तो पास पेपर का क्वेश्चन 4 का पार्ट ए पढ़ें, अगर ये पढ़ लिया तो आप पास पेपर क्वेश्चन 4 पढ़ें। सैटरडे को छुट्टी किसने की थी?
क्यों आया करेंगे, उसमें क्या मसला है जी? कोई सवाल? नहीं नहीं, ज़बानी ओपनिंग सोचें, लेकिन सबके सामने तो ना बताएं ना अभी। एनुअल फी आप कह रही हैं, और दूसरा ये सर्च इंजन वाला, ये तो मुझे पता है कि एनुअल फी और दूसरा सर्च इंजन वाला। ठीक है, देता हूँ जवाब। अगर 40 मिलियन का जो रिन्यूअल फी होता है तो ट्रीटमेंट वो ये देखें ना, इन सवालों में भी तो कुछ नहीं किया था, वो तो जब रिन्यूअल कराएंगे तो तब, 2% तो उसमें सेपरेट इंटेंशन से बनाया हाँ जब किया था। इस सवाल में एंट्री सिर्फ किस साल की डिस्कशन मांगी है? इस साल की। तो सोल्यूशन में किया उन्होंने मोटा ऐसे इस 40 को, 40 मिलियन को सेपरेट। इस 40 को जी सर, नहीं 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 नहीं, उस सवाल में किया हुआ है, इसमें तो नहीं किया, ये सोल्यूशन में किया हुआ है। सिर्फ इसमें किया हुआ है। इसमें रिक्वायरमेंट में देखें क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर जनरल एंट्रीज 31 दिसंबर 12 से 16 तक की, एज्यूमिंग इट वाज रिन्यूड। और इसमें सिर्फ किस साल की डिस्कशन मांगी है? 30/22 की। अब इसमें कुछ बताया कि हमने रिन्यू करवाया या नहीं करवाया, तो इसलिए जब पहले साल की डिस्कशन करनी है तो पहले साल की डिस्कशन तो इसकी भी इसी तरह थी। उस सवाल में सिर्फ पहले साल की डिस्कशन मांगी है, तो पहले साल की डिस्कशन इसमें देखने क्या है। पहले साल में हमने यही किया है, सिर्फ 2 साल लाइफ लिया और एक अमाउंट है, तो यहाँ तक तो इसका सोल्यूशन उसके मैच कर है। तो इस सवाल में कहीं नहीं लिखा ना कि एज्यूम करो उसने रिन्यू करवाया। पास पेपर क्वेश्चन 4 पढ़ें। पुत्र तू यही नहीं पढ़िया हाले? माशाल्लाह कितनी जबरदस्त क्लास चल रही है। यार उमैर भाई को कहो उस क्लास में भी किसी को बिठाएं ताकि शोर ना हो। अच्छा मोहतरम, ये स्टूडेंट्स को मसला आता है और हमेशा आता है, और इसी को मैं बार बार कह रहा हूं कि देख लें और तसल्ली से सुन लें और तसल्ली से समझ भी लें। ये जो पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 16 है, बस ठीक है, मैं सवाल निकाल रहा हूं, आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं। पास पेपर क्वेश्चन 16 में ये एक कॉस्ट दी हुई है, रजिस्टरिंग वेबसाइट विद सर्च इंजन्स, रजिस्टरिंग वेबसाइट विद सर्च इंजन्स। अब अगर हम इसको देखें तो ये रजिस्टरिंग वेबसाइट विद सर्च इंजन्स जो है वो ऑपरेशनल फेज का खर्चा है। इसको बाय डिफॉल्ट उस क्लास में भी किसी को बिठाया करें। हाँ जी, पीछे कुर्सी रखी ना दरवाजे के पास। हाँ ये सर को बताएं। अच्छा, अब ऑपरेशनल फेज के अंदर होने वाले खर्चे बाय डिफॉल्ट कहां डालने हैं? लेकिन अगर ऑपरेशनल फेज के खर्चों के साथ यह लिखा हुआ आ जाए कि इसकी वजह से एक्स्ट्रा बेनिफिट आ रहा है, फ्यूचर में बेनिफिट इंक्रीज कर जाएगा, जैसे बस के पीछे 4 कुर्सियां लगा दी, उससे फ्यूचर में बेनिफिट बढ़ जाएगा, इंक्रीमेंटल या एक्स्ट्रा बेनिफिट आना शुरू हो जाएगा और पुरानी सेल से अब ज्यादा सेल होना शुरू हो जाएगी, इस तरह का कोई लफ्ज आ जाए, फिर ऑपरेशनल फेज के खर्चे को आपने किस में डालना है? आज सवाल स्टूडेंट का यह है कि रजिस्टरिंग वेबसाइट पे सर्च इंजन और ऊपर लिखा हुआ है लाइन के दीज आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। मैंने नहीं कहा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का लफ्ज लिखा हो तो ऑपरेशनल फेज के खर्चे कैपिटलाइज करें। मैंने कहा ऑपरेशनल फेज के खर्चे रेयर सर्कमस्टांस में कैपिटलाइज करने हैं जब लिखा हो सवाल में। इधर तो जनरल आई लिखी हो ना, रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट कर रहा हूं सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का, मैं स्पेसिफिक आपसे बात की है। जब क्या लिखा हो कि ये खर्चा एक्स्ट्रा बेनिफिट कमा के देगा, इंक्रीमेंटल नॉर्मल बेनिफिट से भी ज्यादा, फिर आप जो है वो इसको क्या करें? कैपिटलाइज, वरना इसे कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी लाइन इस खर्चे के बारे में कोई अलग से आ रही है, और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का मतलब ये होता है कि ये कॉस्ट जो है इसके लिए हो रही है। अच्छा, कुछ लोगों को इससे भी कंफ्यूजन आती है। एक और लाइन लिखी हुई है, वो कहते हैं इट मीट्स द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया ऑफ एन इंटेंजिबल।
तो ये रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया ऑफ इंटेंजिबल मीट कर रहे हैं, और यहां पे लिखा हुआ है क्राइटेरिया ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सब्सिक्वेंट मेजरमेंट लफ्ज से क्राइटेरिया फॉर नॉर्मल नहीं इंटेंजिबल के लिए, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर के लिए क्राइटेरिया क्या है, जल्दी बताएं। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर की उससे क्या आए, एक्स्ट्रा बेनिफिट आए। उस क्लास में क्लियर हो गया तो हाथ खड़ा कर दें जिन्होंने सवाल पूछा था। मुझे नहीं नजर आ रहा हाथ खड़ा हुआ, हाथ खड़ा करें। ओके चलें जी। अच्छा, दोनों क्लासेस में माइक अवेलेबल है ना? अवेलेबल हो तो मुझे बताइएगा, और जिस किसी ने क्लास के बाद सवाल पूछना हो स्पेसिफिकली हाइब्रिड में या फिजिकल में, तो वो मुझे निकलते हुए बता दिया करें कि मैंने सवाल पूछने, फिर मैं 150 के ऊपर इधर फैकल्टी रूम में अवेलेबल हो जाया करूंगा नमाज पढ़ने के बाद। और अगर क्लास से पहले आपका कोई सवाल है तो फिर तो आप 11 बजे या उसके बाद जब मर्जी आ जाएं 11:25 तक। लेकिन अगर आपकी और कोई क्लास है तो फिर आप निकलते हुए बता देंगे कि मेरे 1-2 सवाल है, तो आप आ जाइएगा, तो मैं 150 पे इंशाल्लाह वहां आ जाऊंगा। लेकिन मेरे निकलते हुए माइक पकड़ के जरा बता दिया करें, माइक पकड़ते हुए शर्माया ना करें, माइक कुछ नहीं कहेगा। आप इसी मुरव्वत में रहें कि मैंने सवाल पूछना था। अच्छा, पहले जरा देख लें चीजों को लिखना कैसे है। कौन सा पेज था वो? 245, 221। अच्छा जी, इनिशियल रिकॉग्निशन इनिशियल मेजरमेंट में फर्क बताएं। इनिशियल रिकॉग्निशन ये होती है कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल। और इनिशियल मेजरमेंट ये होती है कि कॉस्ट में किन किन चीजों को डालने और किस किस को नहीं डालना। और इनिशियल रिकॉग्निशन में ये भी होता है कि पहले डिसाइड करना है रिकॉर्ड भी करना है या नहीं, रिकॉर्ड करेंगे तो आगे इंटेंजिबल बनेगा या नहीं। तो इसलिए अगर आपने खुल खुला के ज्यादा नंबर का सवाल आ जाए 8-10 नंबर का, तो पेपर में कैसे प्रोसीड करना है। IAS 38 allows the recording of intangible if it fulfill 2 conditions. Number 1, future economic benefits are probable. ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं होगी, इतना काफी होगा कि probable है that future economic benefits and cost can be measured. Since के बाद आपने यहां एसेट का नाम लिखा करना है जो हमारे सवाल में हुआ करेगा। Since फला एसेट, how to write down. Since फला asset is acquired by organization meet the above criteria, so it should be recorded as an intangible. Initial measurement हमेशा किस पे होगी? It should initially be measured at entity should capitalize the development, trial run, testing, cost to register, depreciation of another asset used that is as an intangible. लेकिन ये सारी डिस्कशन तब है जब ये चीजें दी हो। अगर इनमें से कोई चीज नहीं दी होगी तो उनको बिला वजह लिखने की जरूरत नहीं है। IAS 38 does not allow the capitalization of costs relating to research, staff training and advertisement. So these costs should be charged to P&L in the period in which they are incurred. इसके बाद ईयर एंड पे डिस्कशन है किसकी? अमोर्टाइजेशन और इंपेयरमेंट की। और दूसरी डिस्कशन मेजरमेंट मॉडल। पर मेजरमेंट मॉडल में 2 चॉइसेस अवेलेबल हैं, या कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल। अगर तो आपकी इंडेफिनिट लाइफ है इंटेंजिबल की, तो सिंस देयर इज इंडेफिनिट लाइफ इट शुड नॉट बी, इंस्टेड इंटेंजिबल को इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारें और अगली लाइन भी लिख के आनी है, बाय कंपेयरिंग विद रिकवरेबल अमाउंट विद इट्स कैरिंग अमाउंट। और सिंस द प्रोडक्ट हैज अ फाइनाइट लाइफ ऑफ इतने ईयर्स, देयरफॉर अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटिंग टू इतने शुड बी रिकॉर्डेड इन SOCI बेस्ड ऑन यूजफुल लाइफ। Residual value of intangible shall be assumed to be 0 if legal life and the amortization should be charged at। और यहां पे डिस्कशन अब रिन्यूअल कॉस्ट की भी करके आइएगा पेपर में। वो जो उर्दू वाली बात है उसको इंग्लिश में बोलें। द रिन्यूअल पीरियड विल बी एडेड इन ओरिजिनल लीगल लाइफ इफ नहीं, एज लिख के आएंगे अब। एज इन दिस क्वेश्चन the renewal cost is minimal as compared to original cost, या as लिख के आएंगे या फिर as लिख के आएंगे as it is not minimal so it will not be added. Also discuss the impairment loss if there is any external or internal indicator. Measurement model. IAS 38 permits an entity to adopt either cost model or the revaluation model can only be adopted if the intangible assets are traded in। कॉस्ट मॉडल में किस पे रखना है आपने एसेट को? रिवैल्यूएशन मॉडल में। कॉस्ट मॉडल में आपने कॉस्ट माइनस अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन माइनस अकमुलेटेड, और रिवैल्यूएशन मॉडल में रिवैल्यूड अमाउंट माइनस अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन एंड माइनस अकमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। चलेंगे सवाल निकाल लें। पेज नंबर कौन से? 245। हाँ चलो रोक दो, दूसरा कर लो। इमाम साहब ये बताने लगे कि जब सलाम फेरने का वक्त करीब आ जाता है और जिन लोगों ने दुरूद शरीफ और रबी जालनी पढ़ ली होती है तो वो फिर शायद उनको फील हुआ कि बहाने बहाने से ना करने लग जाते हैं कि इमाम साहब आप सलाम फेरें, नाउ इट्स टाइम टू गो। तो आपने 11:21 पे ना सरासिफ की क्लास में करना शुरू कर देना है।
बाद में 11:20 के बाद, मैं कोई गलत चीज नहीं बता रहा, 11:20 के बाद ना आपने करना शुरू कर देना है, तो सर समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर, हाँ